हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक चैप्टर शुरू किया है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा मुद्दा बकाया है। आज बेटा चैप्टर खत्म करना है, इवन उसके एग्जाम्पल भी खत्म करने हैं सारे। फिर बेटा कल से हम एक नया प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करेंगे। अभी सब सामने देखेंगे, बिल्कुल सामने। बेटा मैं कोई ऐसी बात नहीं करा रहा जो आपकी नोटबुक में लिखी है या बुक में लिखी है। अभी आप सामने देखो। तो कल ना मैंने एक्सपेंडिचर के दो पार्ट किए थे। कल मैंने एक्सपेंडिचर के दो पार्ट किए थे, कैपिटल और रेवेन्यू। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर छह अलग अलग बातों से हमने समझा। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? या तो बेटा कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो मेरे को एसेट्स बनाकर दे दे, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। या बेटा जब तक एसेट्स पुट टू यूज ना हुई हो तब तक के सारे खर्चे, वो भी बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा सेकंड हैंड गुड्स खरीदा, अगर उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए मैंने कोई भी खर्चा किया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर विद रिगार्ड टू और इन कनेक्शन विद एसेट्स, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर व्हिच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर जो बेटा कैपिटल रेज करने के लिए किया है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, छह खर्चे की बात करी थी वहां पर। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, या बिजनेस को रन करने के लिए हो रहा है, या एसेट को मेंटेन करने के लिए हो रहा है। जनरली बेटा ये वो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट विद इन ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि इस साल फायदा उठा पाओगे, अगले साल फायदा नहीं उठा पाओगे इन खर्चों का। और बेटा इनको हम प्यार से रेकरिंग एक्सपेंडिचर भी बोल रहे थे, रीअकरिंग एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये बिजनेस में बार बार होते हैं। और बेटा इनको बोल रहे थे नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि बिजनेस में बार बार अकर नहीं होंगे। ठीक है जी, इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? बेटा आज ना मैं इसमें थर्ड कैटेगरी जोड़ने जा रहा हूँ, तीसरी कैटेगरी जोड़ने जा रहे हैं बेटा। और वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, करूंगा बात नेक्स्ट स्लाइड से। लेकिन बेटा खर्चे एक्चुअली में तीन होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू या डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, ऐसे ही बेटा कल हमने रिसीव भी पढ़ी थी, कैपिटल और रेवेन्यू। जब जरूरत पड़ेगी बेटा उसका भी रिवीजन करा देंगे। अभी हम बात करने जा रहे हैं बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। बेटा सबसे पहली बात, बेटा नाम तो आ रहा है इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज है? तो अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कहूं एड का खर्चा, एड के एक्सपेंसेस, आपने कोई एडवर्टीजमेंट किया, एड पर खर्चा किया, ये रेवेन्यू है या कैपिटल? एड कोई एसेट बनाकर देता है? इंस्टाग्राम पे ऐड देखते हो बहुत सारे लोगों के आप। कई बार ऐसा होता है बेटा, हम स्टोरी देख रहे होते हैं, अगर आपके टाइम तक तो अक्सर होगा ऐसा, एक स्टोरी देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, पांचवी एक स्टोरी आ गई, ऑटोमेटिकली कोई मेरा फ्रेंड भी नहीं है और नीचे लिखा रहा स्पॉन्सर्ड। ये क्या है? बेटा बंदे ने ऐड चला रखा है, 200 रुपए रोज, 300 रुपए रोज, 400 रुपए रोज बजट लगा रखा है, और मैं उसकी टारगेट पॉपुलेशन का पार्ट, मैं उसकी टारगेट पॉपुलेशन का वाट। अच्छा एक बात बताओ, उसने 200 रुपए रोज खर्चे, एसेट बना दी कोई, कौन सी एसेट खड़ी होगी भैया इससे? अगर एसेट खड़ी नहीं हुई तो बेटा कौन सा खर्चा है? एसेट खड़ी करता है बेटा वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो एक मिनट लीव सेट कर, एक बात पूछो। व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्शन ऐसे करता है ना व्हाट्सएप, इतना सिक्योर्ड है? कभी किसी ने लगाया यहाँ पर बैठे हुए किसी हस्ती ने गूगल ऐड? तो मैं आपसे एक बात कर रहा था, व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्शन की। ठीक है, आपको सच में लगता है व्हाट्सएप हमारी कोई चैट नहीं करता? सीरियसली? वैसे मैंने ऐसी बातें बिजनेस स्टडीज के एक टॉपिक में की हुई है, रिस्क ऑफ थ्रेट थ्रेट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी में। मैं आपको बता देता हूँ बेटा,
किसी ने गूगल ऐड लगाया आज तक कभी? किसी ने भी आप में से फेसबुक पे कोई ऐड रन किया हो, इंस्टा पे कोई ऐड रन किया हो, किया? वो आपसे पूछता है आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, इवन एज भी पूछता है। अच्छा देखो, हर कंपनी की टारगेट पॉपुलेशन अलग है, ये मानते हो आप? बेटा जिनकी टारगेट पॉपुलेशन छोटे से बच्चे हैं तो वो बेटा प्रेग्नेंट वुमेन को टारगेट करते हैं, ठीक है जी। जिनकी टारगेट पॉपुलेशन 18-19 साल है तो वो बेटा एज सेलेक्ट करते हैं। जिनकी टारगेट पॉपुलेशन अलग है वो अलग है। कई टीचर्स की मैं बता देता हूँ, स्मार्ट बोर्ड बेचने वाली कंपनियों की टारगेट पॉपुलेशन टीचर्स है। सर इतना स्पेसिफाइड वो आपसे पूछता है ऐड लगाते टाइम कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, और आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन बताते हो और एक्चुअली में ऐड उन्हीं को दिखाई दे रहा होता है। आपको स्मार्ट बोर्ड के ऐड तो नहीं दिखाई देते, मुझे रोज दिखाई देते हैं। ये किसने बताया मैं टीचर हूं उनको? आपको क्या लगता है एक्सेप्ट व्हाट्सएप किसने बताया होगा? मैं भाई साहब आपको बता नहीं सकता, ये एंड टू एनक्रिप्शन को गोली मार दो, मैं सारा दिन यही देख रहा। सारी एक एक चैट एक एक वर्ड पढ़ा जाता है विद एआई। इवन फेसबुक पे ऐड लगाते हुए ये पूछता है कि आपने किस पॉपुलेशन को टारगेट करना है, मदर फादर हैविंग 2 चिल्ड्रन, मदर फादर हैविंग 1 चिल्ड्रन, मदर फादर हैविंग 3 चिल्ड्रन। और इतना स्पेसिफाइड उन्हीं लोगों पर ही पहुंचता है ऐड। सर उनको किसने बताया आपके घर में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 1 बच्चा है? आप सोच भी नहीं सकते भैया ये बातें। चलो मैं टारगेट से हट गया था, ठीक है जी, अपने टॉपिक से हट गया था, मैं टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें बता दी एंड टू एनक्रिप्शन भूल जाओ, ठीक है ना, कोई और प्लेटफॉर्म ठीक है, मेरे को तो लगता है, मुझे व्हाट्सएप पर डर बहुत लगता है भैया, खराब चीज है बहुत। आओ जी, उत्तर सामने देखना जी, बस अब बिल्कुल सामने देखना। मैंने बेटा आपको अभी बता रहा था इंस्टाग्राम पे आप 200 रुपए का एड रन कर रहे हो, वो स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड करके ऐड आते रहते हैं, वो एक के बाद एक स्टोरी पलटते हैं। बेटा कोई एसेट खड़ी हो रही हो साइड से? अगर एसेट खड़ी नहीं हो रही तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड जनरली होता है, लेकिन अगर मैं कहूं मैंने कोई ऐसा ऐड कर दिया, प्लीज सामने देखना, मैंने कोई ऐसा ऐड कर दिया जो मुझे 3 साल के लिए बेनिफिट देगा, मैंने एक ऐसा ऐड कर दिया जो मुझे 3 साल के लिए बेनिफिट देगा, क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है फिर? और वो मैंने कल भी बताया था, मैंने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिनका बेनिफिट 1 साल तक ही मिल सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो बाबू अगर कोई ऐड मुझे 3 साल के लिए बेनिफिट दे रहा है, सर कोई भी चीज जो 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देती है वो एसेट ही होती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होती है। अब बेटा आप ये बात देख पा रहे हो, इसमें नाम के हिसाब से देखो, एड से एसेट कोई खड़ी हुई नहीं, तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल नहीं सकता, मैं बोलना इसको रेवेन्यू चाहता हूं। पर बेटा ये मुझे बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए दे दिया, तो बेटा मैं रेवेन्यू भी कैसे बोल दूं? यानी कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, इस एड जो मैंने 3 साल के लिए करा इसमें दोनों गुण है। थोड़ा सा गुण ये रेवेन्यू वाला लगता है क्योंकि एसेट नहीं बनी, और थोड़ा सा गुण ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला भी लगता है क्योंकि बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए दे रहे हैं। तो बेटा ऐसे खर्चों को बोला क्या जाता है अकाउंट्स की भाषा में? बेटा ऐसे खर्चों को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कि नाम से तो तुम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, पर तुम्हारी डेफरमेंट करनी पड़ती है अकाउंट्स में। डेफरमेंट करने का मतलब क्या होता है? तुम्हें 1 साल में दिखा के खत्म नहीं कर सकता, मैं तुम्हें डेफर करता हूं, तुम्हें अकाउंट्स में धीरे धीरे करके दिखाता हूं, 1 साल में दिखा के खत्म नहीं कर सकता। बेटा एक कंसेप्ट भी पढ़ाया था मैंने तुम्हें इससे रिलेटेड, उसकी भी बात मेरे को आज थोड़ी सी करनी है, मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है जी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था तो मैंने उसकी बात करी थी। बेटा मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कंसेप्ट कहता है मैच योर एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यू एंड मैच योर रेवेन्यू विद योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चों को इनकम से मैच करो, इनकम को खर्चों से मैच करो। मैं इसका पहले एग्जांपल दे देता हूँ। बेटा मैंने भारत माता चौक पे ना एक फ्लैक्स बोर्ड लगवा दिया, ठीक है जी, 3 साल का नगर निगम को टैक्स जमा करा दिया, अपनी ट्यूशन का ऐड कर रहा हूँ उस जगह पर, वो एक लोकेशन खरीदी थी मैंने सहारनपुर नगर निगम से। बेटा 90,000 रुपए मैंने पे करे उनको,
खर्चा करा 90,000 का, और बेटा वो 3 साल तक बोर्ड 1 लगा रहेगा, बच्चे देखेंगे और मेरे पास ट्यूशन के लिए आएंगे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन। अब बेटा मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि ये जो 90,000 रुपए का आपने खर्चा किया ना, आप 1 साल में दिखा के खत्म नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता जी खत्म? क्योंकि बेटा ये इसके मिलने वाला बेनिफिट 3 सालों के लिए, बच्चे देखेंगे 3 साल तक मुझे रेवेन्यू देंगे। अगर बेटा मुझे मिलने वाली इनकम 3 साल तक है, तो इस खर्चे को भी मुझे 3 साल में दिखाना पड़ेगा। मैच योर एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यू एंड मैच योर रेवेन्यू विद योर एक्सपेंसेस। 3 साल तक रेवेन्यू मिलेगा ना मुझे, तो मैं इस खर्चे को भी कितने साल में दिखाऊंगा? 3 साल में दिखाऊंगा। यानी कि बेटा हर साल 30,000 रुपए खत्म होगा। टोटल 90,000 का खर्चा किया, पहले साल अकाउंट्स में दिखाऊंगा 30, दूसरे साल दिखाऊंगा 30, तीसरे साल दिखाऊंगा 30, ऐसे जाके खत्म करूंगा। यानी कि अगर दिखाने का तरीका तो मैं बता देता हूं, पहले साल अगर 30,000 रुपए दिखाऊंगा तो बेटा पहले साल रेवेन्यू खर्चा माना गया, इस साल का खर्चा माना गया 30,000, और बेटा जो मैं खर्चे डेफर्ड करूंगा, यानी कि जो अकाउंट्स में नहीं दिखा पाऊंगा पहले साल, वो है 60,000। अगले साल क्या होगा? 30,000 का खर्चा दिखाऊंगा, 30,000 डेफर्ड करूंगा। तीसरे साल 30,000 का खर्चा दिखाऊंगा, बस अब डेफर करने के लिए कुछ नहीं बचा। यानी कि प्रैक्टिकली 3 अलग-अलग सालों में 33,000 का खर्चा दिखाया जाए। ठीक है जी। और इससे अच्छी प्रेजेंटेशन मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब मैं अकाउंट्स का लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर कराऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिलहाल बात समझ में, मोटी मोटी बात समझ में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? मित्रों देखो एक बार मैं हल्का सा रिपीट करूंगा। क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंडिचर जो बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के भी गुण रखते हैं और कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी गुण रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द सोल एग्जांपल इज एड फॉर मल्टीपल ईयर। ठीक है, एड ही एग्जांपल जो कई सालों के लिए किया है। ठीक है जी। तो वो एड नाम से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि कोई एसेट्स क्रिएट नहीं करता बेटा। लेकिन अगर 3 साल के लिए किया गया है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंडिचर होता है जो 1 साल में खत्म हो जाते हैं। अगर 3 साल के लिए बेनिफिट दे रहा है तो रेवेन्यू भी कैसे है, फिर तो थोड़ा सा कैपिटल का भी आ गया। इसलिए बेटा इसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हो तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर आपकी मुझे डेफरमेंट करनी पड़ेगी। मैंने एग्जांपल दिया, फ्लेक्सबोर्ड 90,000 रुपए खर्च करे मैंने, 3 साल के लिए बेनिफिट दिया। अगर 3 साल में बेनिफिट देंगे तो बेटा 3 साल में इस खर्चे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज पर मैचिंग कंसेप्ट। मैच योर एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यू एंड मैच योर रेवेन्यू विद योर एक्सपेंसेस। तो पहले साल में 30,000 का खर्चा दिखाऊंगा, 60,000 डेफर्ड करूंगा, रोकूंगा, इस अभी नहीं दिखा पाऊंगा अकाउंट्स में। फिर मैं बेटा अगले साल ये 30 तो खत्म, ये 60 बचे थे, इसमें से 30 फिर दिखाऊंगा, 30 फिर डेफर करूंगा, और अगले साल 30 डेफर कर रखे थे वो फिर दिखाऊंगा, और अब कुछ डेफर करने के लिए बचे, यानी कि 30 30 30 3 सालों में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े। अभी ना मेरे को मैचिंग कंसेप्ट की थोड़ी सी बात करनी है, उसके बाद में बेटा इसके क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अभी ना मैंने ना 4 बार इंटरव्यू लिया है, ठीक है, एक अकाउंट्स के टीचर के लिए किसी पर्टिकुलर स्कूल में। एक पर्टिकुलर स्कूल को अकाउंट्स का टीचर रिक्वायर्ड था, ठीक है जी। तो मैं वहाँ का एचओडी हूँ, तो मेरे को बार बार बुला लेते जी अकाउंट्स का टीचर रिक्रूट कर दो। तो बाबू कभी 5 टीचर प्रेजेंट, कभी 10, कभी 15, कभी 17 ऐसे टीचर प्रेजेंट हुए, हर बार इंटरव्यू कंडक्ट करा। मैं कहता हूँ एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सबके सब पच जाते हैं, सबके सब आज तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए। और बेटा उनमें से कई टीचर आपके ही मोहल्ले में पढ़ा रहे हैं, इसी मोहल्ले में जिस मोहल्ले में मैं पढ़ा रहा हूँ, जिनको मैंने रिजेक्ट किया। ठीक है जी। अब सुनना जरा क्वेश्चन क्या है बेटा। मैंने ना उनसे क्वेश्चन किया कि यू आर अपॉइंटेड एज अकाउंटेंट ऑफ अ फर्म। आपको एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया गया किसी फर्म में, ठीक है जी। और जो ऑनर ऑफ द बिजनेस है उसने एक एसेट बाय किया है अभी, और वो आपसे पूछ रहा है कि मैं डेप्रिसिएशन एसएलएम पे लगाऊं या डब्ल्यूटीवी पे लगाऊं, तो आपका आंसर क्या होगा? सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको फर्म ने अकाउंटेंट अपॉइंट कर लिया और आपसे वो जानना चाहती है कि मैं एक एसेट बाय कर रहा हूँ कि मेरे को डेप्रिसिएशन एसएलएम पे लगाना है या डब्ल्यूटीवी पे लगाना चाहिए। और मैं कहता हूँ टीचर्स हैं वो इतने वियर्ड लॉजिक देते हैं कि भाई साहब हंसी आ जाती है। आधे से ज्यादा का आंसर होता है एसएलएम लगा दो, कैलकुलेशन आसान है। अच्छा, इसलिए एसएलएम लगाया जाता है, सही है।
सर आप आपके साथ दिक्कत पता है क्या, हम हर चीज को रटना चाहते हैं। याद है जब जैसे मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 3 कराया था, सारे कंसेप्ट समझाए थे, मैंने ना उस दिन बोला भाई, मैं आप चाहो तो मैं अभी रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ आपको, मैंने तब बोला था बेटा इस चैप्टर में मैं चाह के भी आपको 100% नहीं करा सकता, ये चैप्टर तो मैं अभी 60 to 70% ही समझा सकता हूँ। मैंने कहा था बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे जो फाइनल के बाद आएंगे, फाइनल के सिलेबस में आएंगे, जब फाइनल में दोबारा चैप्टर कराऊंगा तब आप देखना, आप कहोगे 100% क्लियर हो गई। याद है, आज उसमें से थोड़ा सा नमूना दिखा रहा हूँ आपको। तो अब आप क्या कहते हो, एसएलएम या डब्ल्यूडी? अच्छा, क्योंकि मैंने यार बोल दिया एसएलएम तो चलेगा नहीं, तो तुमने बोल दिया डब्ल्यूडी। अब मैं बताता हूँ बेटा, जो तुम्हारे हालात हैं सेम उनके भी हालात हैं। आप कहोगे ना मैं रिकॉर्ड करके सुना दूंगा आपको बहुत सारे इंटरव्यू में, क्या आंसर करते हैं टीचर इन चीजों का, कितने नल्ले हैं वो। बाबू आपको बता देता हूँ, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी लगाया जाता है एज पर मैचिंग कंसेप्ट। अब यार हमने क्या किया, हमने तो चैप्टर नंबर 16 उठाया, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन निकाला, एसएलएम लगाओ लगा दिया, डब्ल्यूडीवी लगा दिया। लॉजिक किसी को नहीं पता कि क्यों क्या लगा दिया। बेटा मेरा सबसे पहले कौन से पता है क्या क्वेश्चन होगा, अगर मैं अकाउंटेंट हूं फॉर्म का, कि ये जो एसेट आप खरीद कर लाए हो ये आपको कैसी इनकम देगी, सुनना। तो बेटा उसने मुझे आंसर करा कि ये मुझे इवनली इनकम देगी। बेटा कुछ एसेट दुनिया में ऐसी हैं जो इवनली इनकम देती हैं, एक जैसी, बदलती नहीं उनकी इनकम। जैसे कि एक एसेट का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मोल्ड एंड डाई। मोल्ड एंड डाई क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर शेप को बोला गया, मैंने ना लोहे का ना एक मोल्ड एंड डाई बनवाया इस चेयर के शेप का, समझ लो, ठीक है जी। हम प्लास्टिक को बेटा बहुत ज्यादा डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं, जब वो बिल्कुल खोल जाता है बेटा, उसको बेटा पलट देते हैं स्मोल्डन डाई, जैसे ठंडा हो जाता है वो चेयर की शेप ले लेता है, बाहर निकाल देते हैं, सुबह शाम एक ही प्रोसेस कर रहे हैं, यही करो, ठीक है जी। बेटा मोल्डन डाई को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोहे का बड़ा जितना मर्जी टेम्परेचर डालो से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा उसने मेरे को जवाब दिया ऑनर ने कि मुझे इवनली इनकम देगा, मोल्डन डाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले साल भी उतनी इनकम जनरेट होगी, इससे दूसरे साल भी उतनी इनकम जनरेट होगी, तीसरे साल भी उतनी इनकम जनरेट होगी, चौथे साल भी उतनी इनकम जनरेट होगी। तो मेरा आंसर पता है क्या था, मैंने कहा अगर आपको ये इवनली इनकम देगा ना एसएलएम पे टैप लगा देना। उसने कहा जी क्यों? मैंने कहा जी मैं मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करूँ, टैप हमेशा मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से होता है। मैंने कहा जी अगर मान लो मेरी एसेट 1 लाख की और 10% डेप्रिसिएशन है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना? 10,000। मैंने कहा मैं मैचिंग कर रहा हूं, मैच योर रेवेन्यू विद योर एक्सपेंस एंड मैच योर एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यू, ये क्या था ना मैचिंग कंसेप्ट। मैंने कहा क्योंकि ये एसेट मुझे बराबर इनकम देगी हर साल, इस एसेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इनकम इससे मिलने वाली बराबर है तो बेटा खर्चे भी बराबर होने चाहिए, इसलिए मैं एसएलएम पे टैग लूं। डैब हमेशा ध्यान रखना एसएलएम कंसेप्ट वो सॉरी मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से लगता है। अगर मान लो उसका आंसर होता कि बेटा ज्यादातर एसेट दुनिया में इवनली इनकम नहीं देती, उनकी परफॉर्मेंस गिरती है विद देयर यूज, ज्यादातर एसेट, मैं कहूं ये फैन पहले साल जैसी हवा देगा दूसरे साल देगा, ईमानदारी से बताता हूं कोई पूछा, पहले साल जैसा एसी हवा देगा दूसरे साल देगा, पहले साल कंप्यूटर जैसा चलेगा दूसरे साल चलेगा, कोई भी बता दो। दुनिया की ज्यादातर एसेट क्या होती है बेटा, उनकी परफॉर्मेंस गिरती है। मान लो मेरे को ऑनर ने यही जवाब दिया कि मेरी एसेट ऐसी, इसकी परफॉर्मेंस गिरेगी हर साल, यानी कि इससे मिलने वाला रेवेन्यू भी कम होगा, ठीक है ना। अगर पहले साल रेवेन्यू 10,000 है तो अगले साल रेवेन्यू गिरेगा, गिरेगा। मैं कंप्यूटर की बात सोचो, पहले साल जैसी परफॉर्मेंस देगा दूसरा साल नहीं देगा ना। अगर पहले साल इसने मुझे कुछ कमा के दिया तो दूसरा साल उससे कम ही कमा के देगा, तीसरा साल और कम कमा के देगा, चौथे साल और कम कमा के देगा, पांचवें साल और कम कमा के देगा। मान लो आंसर ऐसा है ओनर का कि मेरी एसेट की परफॉर्मेंस गिरेगी, तो बेटा मैं हमेशा कहूंगा डैप डब्ल्यूडीपी पे लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा डब्ल्यूडीपी पे डेप्रिसिएशन लगाने पर डेप्रिसिएशन हमेशा गिरता है। 1 लाख की एसेट है, 10% डेप का रेट है, पहले साल डेप, दूसरे साल डेप गिर गया, तीसरे साल फिर गिर गया, चौथे साल और गिर गया, पांचवें साल और गिरेगा, छठे साल और गिरेगा। सर अगर मिलने वाला रेवेन्यू गिरता चला जा रहा है तो बेटा मैच योर रेवेन्यू विद योर एक्सपेंस। बेटा मैं मैचिंग कर रहा हूं, इससे मैचिंग करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर रेवेन्यू गिर रहा है तो मुझे एक ऐसा डेप्रिसिएशन का मेथड चूज करना चाहिए या खर्चा भी गिरे और वो डब्ल्यूडीपी में गिरता है।
समझ आई बात? पूछ लेना स्कूल में जाके किसी भी टीचर से कि मैं क्या चूज करूं सर, मेरे फादर का बिजनेस है, उन्होंने कैसेट खरीदी, ऐसे में डालता हूँ डब्ल्यू पर क्यों, बस ये पूछ लेना, पता लग जाएगा कितनी पढ़ाई ना कर रखी। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं बात को। बेटा अभी चैप्टर लगभग लगभग खत्म होने की स्टेज पे है, मुझे सिर्फ एक रिसीट की बात दोबारा से रिवाइज करनी है और मुझे 4 एग्जांपल कराने हैं प्रैक्टिकली। बेटा कल हमने 2 तरीके की रिसीट पढ़ी थी, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। क्या होती है रेवेन्यू रिसीट्स? which are in the normal course of business, और जो बेटा रेकरिंग है बिजनेस में, रीअकरिंग है, बार बार होगी, जैसे कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये बिजनेस में बार बार रिसीव होते रहेंगे बेटा, रेकरिंग। बेटा कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? बेटा वो जो बिजनेस में बार बार नहीं होगा, वो इवेंट्स, वो रिसीट्स जो बिजनेस में बार बार नहीं होंगी, नॉन रेकरिंग थी। और मैंने इसकी एक पहचान भी बताई थी, मैंने कहा हर वो रिसीट जो आपकी लाइबिलिटी बना दे वो कैपिटल रिसीट होती है। जैसे कि कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर, एक बिजनेस का प्रोप्राइटर उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, बस मुझे एक बात बताओ बेटा, कैपिटल बिजनेस में बार बार कंट्रीब्यूट करता है प्रोप्राइटर? एक बार कर दी, कभी उसको लगा कि यार कम रह रही है तो एडिशनल कैपिटल कर देगा, इंट्रोड्यूस बार बार कर देगा हर महीने। और दूसरी बात, क्या लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही? कैपिटल एक लाइबिलिटी है तो कैपिटल रिसीट वैसी होगी। बैंक लोन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी बेटा स्टार्ट करते हैं इस पर बेस क्वेश्चन। बेटा अब मेरे पास ना बैक टू बैक 4 एग्जाम्पल हैं, ठीक है जी, समय बहुत ज्यादा नहीं है, 5 मिनट है एक एग्जाम्पल के लिए। ठीक है बाबू, ये लिखे हुए हैं कुछ एक्सपेंसेस, कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मुझे आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू है। ठीक है जी, और वो मैंने अभी पहचान बताई सबकी, दोबारा कैपिटल की पहचान 6 तरीकों से हो सकती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की पहचान 6 तरीकों से हो सकती है और रेवेन्यू की 3 तरीके से हो सकती है। बाबू स्टार्ट हो जाओ, आंसर आप ही करोगे। ठीक है जी, पहले आप अपनी नोटबुक निकालो और उसमें लिखो, गलत लिख दो कोई टेंशन नहीं है, पर लिखा सबकी नोटबुक में होने से, उसके बाद में प्रॉब्लम ले रहा हूं। पर भाई बाबू डिस्कस करते हैं। बेटा फर्स्ट वन कहता है 5200 केशव, 5200 spent on repair before using a second hand car purchased recently। अभी सेकेंड हैंड कार खरीदी और बेटा 5200 रुपए रिपेयर के ऊपर खर्च कर दिए बिल्कुल अभी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बेटा वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी वरना अभी रिपेयर की जरूरत ना पड़ती। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाओ। ड्यूरिंग द ईयर 3000 वर स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ वेरियस मशीन। साल भर में 3000 रुपए खर्चे कुछ मशीन की रिपेयर होनी थी। बेटा ये कोई वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए रिपेयर नहीं हो रही, नॉर्मल रिपेयर का खर्चा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कितनों का गलत हुआ सेकंड पॉइंट, किसने कैपिटल लिखा भाई, क्यों? नॉर्मल रिपेयर का खर्चा है। अच्छा एक बात बताओ, सुनो जी बेटा, मशीनरी है, कमी तो कुछ ना कुछ आएगी आएगी। एक मिनट मेरी बात सुनना, मान लो ये सिस्टम मैंने 50,000 का खरीदा, मैंने इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिया, सक्सेस मंत्रा की फर्म की अपनी 50,000, हर साल इसको डेप्रीशिएट कर रहा हूँ, प्लीज सुनना। बेटा अभी कुछ दिन पहले इसमें भी कमी आ गई थी, 2 दिन ये भी भर्ती होके आया अस्पताल में, ठीक है जी, इसके भी मैंने चार्जेस दिए, मान लो मैंने 1000 रुपए रिपेयरिंग चार्जेस दिए, तो ये एसेट बन गई 1000 रुपए की। थोड़ा सा तो सोचो, दिमाग बुद्धि पे जोर डालो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल रूटीन खर्चा है, बिजनेस का होगा ही होगा खर्चा है। आगे बढ़ो। फ्रेट एंड कार्टेज ऑन द न्यू मशीन ऑफ 1200, इरेक्शन चार्जेस 600 रुपए। नई मशीन पे फ्रेट का खर्चा दिया, कार्टेज का खर्चा दिया, इरेक्शन चार्जेस दिए, क्या है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तो एसेट को पुट टू यूज कराने का खर्चा है, जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे एसेट्स ही हैं। सबका ठीक, किसी का गलत हुआ ये? सबका ठीक,
सब टॉपर मेरे पास। चलो जी, a sum of 4,000 was spent on white washing and painting the new factory. Very very good. नई फैक्ट्री पर अभी मैं व्हाइट वॉशिंग और पेंटिंग करा रहा हूं, मैं भी करा रहा हूं सर। क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू? कैपिटल। अभी तो एसेट पुट तो यूज ही नहीं हुई भाई साहब। मैं किसी को नहीं बोल सकता 2 महीने पहले तक के खर्चे लिख कर कि मेरे को बिल्डिंग इतने की पड़ी। मैं आज तक खर्चे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस दिन फाइनल सब सारे के सारे मेसन बाहर चले जाएंगे, उस दिन कहूंगा जी बिल्डिंग इतने की पड़ी। ठीक है जी, पाई पाई का हिसाब है हमारे पास। सच में मजाक से, एक एक रुपए का हिसाब है मेरे पास जिस बिल्डिंग में मैंने बताया। आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। बेटा कहते हैं कॉस्ट ऑफ एनुअल व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। बेटा जनरली बिजनेस कराते हैं एनुअली व्हाइट वॉशिंग। ठीक है जी, हम थोड़ा दिवाली को शुभ मानते हैं तो हम दिवाली के आसपास शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी बाबू, अब आप बता दो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर। अगर हर साल व्हाइट वॉशिंग करा रहे हो तो वो रेवेन्यू खर्चा है, और नई बिल्डिंग खरीदी है अभी करा रहे हो तो वो कैपेक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए। और वो सिक्स्थ वन पे टाइम लगेगा 5-4 मिनट का, तो सिक्स को सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, पहले 7 पढ़ते हैं। ओ भाई साहब रहने दो, ठंड रखो। कहते हैं 20,000 स्पेंट टुवर्ड्स एडिशन टू द मशीनरी। 20,000 रुपए खर्चे और मशीनरी में एडिशन कर दिया, यानी कि एक और मशीनरी लाओगे तभी तो एडिशन हुआ। ये तो है ही कैपेक्स, ये तो है ही कैपेक्स। एडिशन किया मशीनरी में, मतलब मशीन आई तभी तो मशीनरी में एडिशन हुआ। ठीक है जी, आगे बढ़ाएं। जसप्रीत मेरे से पूछ लिया बाबू, मैं बता दूं कुछ? पहली बार कर रही बंदा 11 कसम से, उसने जाए उससे। चलो बेटा कहता है 5,000 वर स्पेंट इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ कैपिटल and 3,000 were incurred as a legal expense in raising a debenture loan। बाबू कहता है 5,000 रुपए खर्चे कैपिटल लेने के लिए, 3,000 रुपए खर्चे लोन लेने के लिए। 6 पॉइंट देख लो कल क्या लिखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कोई भी खर्चा करते हैं कैपिटल रेस करने के लिए, वो सारा खर्चा कैपेक्स है। तो ये 8 के 8,000 रुपए कैपेक्स है। कल वैसे मैंने एक हिंट भी दे दिया था, मैंने कहा जो बच्चे बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं उनको पता है इसे फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं बीएसटी की भाषा में। तब ये हिंट भी दिया था मैंने। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सिक्स्थ वन डिस्कस करें। सिक्स्थ वन का जिसने कोई भी आंसर लिखा, अगर किसी ने किया आप में से, वो हैंड रेज करके अपना आंसर बता दे, तब मैं डिस्कस करता हूँ। हैंड रेज करना किस किसने किया है। हाँ जी गौरी, क्या आंसर लिखा उत्तर? रेवेन्यू। अमाउंट भी कुछ लिखी है, बस सीधा रेवेन्यू लिखा है। हाँ उत्तर कैपिटल रेवेन्यू, 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 रेवेन्यू। चुल्लू बरबानी ले लो आज, आज तो ले लो वो चुल्लू बरबानी। तो आंसर तो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों ही ठीक है, पर तुम्हें यही नहीं पता कि अमाउंट लिखनी है इसमें, कितना एक्सटेंट तक रेवेन्यू और कितना कैपिटल है। दोनों है इसमें आंसर, जिसने एक भी लिखा गलत है। सुनना बोलता मैं बाबू मैं देता हूँ चुल्लू बरबानी, रुक जाओ। ऐसे मैंने कहा चुल्लू भर पानी, तो इसने बोतलों की आवाज करनी शुरू कर दी कि हम ले रहे हैं बस चुल्लू भर पानी। लो उत्तर सुनो, अब बड़े काम की बात है जी। बाबू कहता है इंस्पायर इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1st of July 18 for full 1 year 2400 books are closed on 31st of March every year। बहुत बढ़िया जी बेटा, मेरा फाइनेंशियल ईयर मान लो ऐसे है। सर अब बर्दाश्त नहीं होगा मुझे, अब ज्यादा कर रहे हो। 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर ये। ठीक है, जब मुझे डेट में फंसाने की कोशिश करेगा ना, ये आपको पता है मैंने डेप्रिसिएशन में सिखा दिया, मेरे पास एक हथियार है। आप डेट में फंसा लो, दिखाओ मुझे फंसा के दिखाओ। नंबर लाइन जिंदाबाद। इसने बोला बेटा 1 जुलाई 18 को आपने 2400 रुपए का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम लिया फॉर फुल ईयर, एक फुल 1 ईयर, 1 साल के लिए। बेटा इसका 1 साल कब पूरा होगा? 30 जून 2019। ठीक है बेटा, मेरा
फाइनेंशियल ईयर ये है और मैंने इंश्योरेंस लिया यहाँ पर और 1 साल के लिए लिया। और दुकान पे एक्चुअली में ऐसा होता है, आप दुकान खोल के बैठे हो, ऑफिस खोल के बैठे हो, एक आदमी आ गया इंश्योरेंस करने वाला, उसने कहा दुकान का लोगे क्या इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। अब ये थोड़ी है नहीं जी मैं तो 1 अप्रैल को ही देता हूँ, खाते सही रहते हैं उससे। भैया जो चीज की जरूरत है कभी भी पड़ सकती है, ये थोड़ी सारे खर्चे 1 अप्रैल को ही करोगे। तो बेटा 1 जुलाई को आया, आपने कहा जी कोई नहीं एयरलाइन इंश्योरेंस कर दे, और फायर इंश्योरेंस अगर बीएसटी में बढ़ रखा है तो होता ही 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए इंश्योरेंस करा लिया। अब यहाँ कराया तो बेटा लैप्स कब होगा, यहाँ पर लैप्स होगा। अब समझना बेटा मेरे फाइनेंशियल ईयर में ये कितने मंथ आ रहे हैं, 9 मंथ आ रहे, और बेटा ये कितने मंथ नहीं आ रहे बेटा फायर इंश्योरेंस के, 3 महीने नहीं आ रहे। मैंने टोटल खर्चा करा 2400, 9 मंथ का खर्चा कितना है, ये खर्चा कितना है 12 महीने का, 9 महीने का खर्चा कितना 1800, इस साल का खर्चा 1800 है, अगले साल का कितना है 600। अब सुनना बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मैंने एक बात बोली थी, जिनका बेनिफिट विद इन अ ईयर एक्सॉस्ट हो जाए, बेटा ये बेनिफिट मुझे बस इसी साल मिल सकता है 1800 रुपए का, ये तो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1800 रुपए, इसका बेनिफिट मुझे अगले साल भी मिलेगा, मेरे फाइनेंशियल ईयर के बाद भी मिलेगा। और बेटा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, इसको आप बैलेंस शीट में दिखाते हो, पता है किस नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस, पेड इन एडवांस। इसने एसेट बना दी तभी तो बैलेंस शीट में पहुंच गया, अगर एसेट बना दी तो कैपेक्स नहीं है। कैपेक्स क्या था बेटा, जो एसेट बना के देता था, कल पहली बार भी यही थी, आज भी यही थी, 600 रुपए का कैपेक्स है, 1800 रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आधे लिख के बैठे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आधे का बेटा मेन बात अमाउंट थी वो लिखी नहीं किसी ने। समझ आई बात, क्लैरिटी से पढ़ाए आगे। चलो एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, मुझे लगता है 2 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, पर 2 फिनिश कर लेते हैं आज। बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 फिनिश करेंगे। अब एक बार क्वेश्चन ऊपर ढंग से पढ़ना, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कैपिटल रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू भी हो सकता है, सोचना समझना आपको है, आप पढ़ेंगे। रेलवे साइडिंग्स क्या होती है मैं बता देता हूँ, कई बार ऐसा आपने देखा भी होगा, एक मेन ट्रैक चल रहा है, देखा आपने मेन ट्रैक चल रहा है, और मेन ट्रैक के बराबर में बेटा ब्रांच ट्रैक निकाल दिया रेलवे ने। ज्यादातर ऐसा होता है कि मेन ट्रैक चल रहा है या तो ट्रैक बदलने के लिए होता है, या कि ये मेन ट्रैक तो कहीं आपको किसी डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा है, ये बेटा ट्रेन को ना क्लीनिंग में लेकर जा रहा है, ये ब्रांच ट्रैक जा रहा है तो क्लीनिंग की तरफ जा रहा है या रिपेयरिंग होगी बेटा, और इससे बोलते हैं रेलवे साइडिंग्स। चलो अब फटाफट से डिस्कस कर देते हैं। 50,000 रुपए खर्चे नई मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स है। चलो जी आगे बढ़ाओ। पेमेंट ऑफ एनुअल टैक्सेस, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम जाते हैं, एनुअल टैक्स जाते हैं, बेटा रूटीन बिजनेस एक्सपेंस है, कोई एसेट तो बनने नहीं वाली इससे। 30,000 रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 30 का 30। कुछ कहना है, मैंने कहा घूर रहा है ना बहुत कि तेरे हिसाब से कोई एसेट बन रही हो, कोई बता दे एसेट बन रही थी। बाबू इससे कोई एसेट नहीं बनेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 30 का 30 है। wages paid to the worker for converting raw material into finished goods, इसमें इतना खुश होने की बात नहीं है बेटा, काम ही यही होता है लेबर का, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना, कोई एसेट थोड़ी क्रिएट हो रही है, मेरी बिजनेस का स्टॉक क्रिएट हो रहा है, इससे तो बिकेगा ही। बेटा क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, तीनों बातें डन। फोर्थ वन कैसे बताएगा, फोर्थ क्या लिखा पता कैसे, किसके में, फोर्थ में, माशाअल्लाह भगवान तुम्हारा भला है। अगर बंदे को मतलब मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मुझ में ही कोई कमी है तुम्हारे अंदर है, ये बोल दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का सोल एग्जांपल इज ऐड, सोल एग्जांपल ओनली एग्जांपल इज ऐड, फिर ये बता दिया डेफर्ड रेवेन्यू, वही कौन सा ऐड कर दिया मैंने यहाँ, मतलब वर्ड बोला मैंने सोल एग्जांपल इज ऐड, क्या है a sum of 40,000
ये रिकॉर्ड हो गया, तेरे नाम के साथ भेजता हूँ अभी को। A sum of 40,000 was spent in overhauling, सुनना नहीं, बस 40,000 रुपए खर्च करें ओवरहोलिंग पे, और बेटा जिसकी वजह से मेरे प्लांट की लाइफ 5 साल बढ़ गई। बेटा कैपेक्स में ना कल आपने एक फिफ्थ पॉइंट लिखा था, एक्सपेंडिचर विच इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी। मैंने अगर कहीं खर्चा करा और मेरे प्लांट की लाइफ 5 साल बढ़ गई, आपको नहीं लगता 5 साल और कमाने का मौका मिलेगा मुझे उससे? कैपेक्स है। और वैसे बता देता हूं तुम्हारी नॉलेज के लिए, अगर ये वर्ड दिख जाए ना, ये वर्ड ओवरहोलिंग, 99.99% केस में, बोल दो मैं रटवाना नहीं चाहता, आंसर इज कैपेक्स। ठीक है जी बेटा, लास्ट वन, 10 लाख स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग्स। बेटा रेलवे जो ब्रांच ट्रैक बना रहा है, एसेट क्रिएट हो रही है, उससे कोई रेवेन्यू खर्चा नहीं है, ये कैपेक्स। ठीक है जी। ओ बाकी डिस्कशन कल करते हैं, तो एग्जांपल का रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।